में बात होगी वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के नामांकन की। रूस में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की। देखेंगे महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे को। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया की तैयारी को। जानेंगे यूपी उपचुनाव से पहले कैसे निषाद पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिव्यांगजनों पर मेहरबान दिल्ली सरकार, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। सीएम आतिशी ने ट्वीट कर दी जानकारी। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स मेटा से सवाल पूछा, अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया? कहा, इससे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, पराली मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर जताई आपत्ति। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 138 अंकों की गिरावट के साथ 80,081 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 36 अंकों की गिरावट के साथ 24,435 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीतिक पारी की शुरुआत हो गई है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रियंका ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत पार्टी के अन्य नेता नजर आए। इस दौरान उन्होंने रोड शो करते हुए जनता को भी संबोधित किया। तो क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद प्रियंका गांधी अब चुनावी रण में उतर चुकी हैं। वायनाड सीट से उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। प्रियंका के रोड शो में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। प्रियंका के लिए लोगों में उत्साह देखकर बीजेपी भी टेंशन में आ गई है। अपने 35 साल के राजनीतिक सफर में पहली बार उन्होंने खुद के लिए वोट मांगे तो प्रियंका गांधी ने जनता से वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार 1989 में अपने पिता के लिए प्रचार किया था। अब 35 साल हो गए हैं। मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपने कई सहयोगियों के लिए विभिन्न चुनावों में प्रचार किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं अपने लिए प्रचार कर रही हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो इसके अलावा कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियंका को जिताना वायनाड की जनता की जिम्मेदारी है। बता दें कि इस सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन नामांकन के पहले ही दिन प्रियंका के धमाकेदार भाषण ने बीजेपी और सत्ताधारी सीपीएम की टेंशन बढ़ा दी है। प्रियंका राहुल वायनाड पहुंचे थे तो पीएम मोदी भी रूस में है। पीएम मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स की समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। लेकिन ब्रिक्स समिट में अगर सबसे ज्यादा नजरें किसी पर रहीं तो वो थी पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर। भारत चीन के बीच हाल ही में हुए सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत 50 मिनट चली। 2020 में गलवान में हुए टकराव के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति से मिलकर खुशी हुई। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देश के लोगों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति रहे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा सकारात्मक होगी। इस मुलाकात को लेकर चीनी मीडिया की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बारे में बात की। जिनपिंग ने दोनों देशों से विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने, बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह से हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है।
पिछले 2 दशक में संगठन ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये द्विपक्षीय बैठक पश्चिमी देशों की चिंता को बढ़ाता नजर आ रहा है। तो टेंशन महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में भी दिखाई दे रही है। सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर पेच अभी भी सुलझ नहीं पाया है, जबकि विपक्ष के महाविकास अघाड़ी में सहमति बनती नजर आ रही है। एमवीए में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, तो कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच समझौता हो गया है। समझौते में पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट, विदर्भ में कांग्रेस और मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट को ज्यादा सीटें दी गई हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा रीजन में तीनों ही दलों ने बराबर बराबर सीटें बांटी हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि तीनों दल 85-85 सीटों पर बराबरी से चुनाव लड़ेंगे। 18 सीटों पर अभी सहमति बनाई जा रही है और कुछ सीटें अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी दी जा सकती हैं। सीट बंटवारे का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और एनसीपी की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, तो कांग्रेस की लिस्ट 24 या 25 अक्टूबर को जारी होगी। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में बात बन गई है, तो दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट ने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक सीटों का फॉर्मूला सामने नहीं आया। इस बीच मुंबई की 2 सीटों पर अलग से लड़ाई शुरू हो गई है। अणुशक्ति नगर की सीट एनसीपी को मिली है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर अजित पवार ने नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया तो पार्टी उनका समर्थन नहीं करेगी, और इसी के चलते अजित ने इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दूसरी तरफ अंधेरी ईस्ट सीट को लेकर शिंदे और बीजेपी में टकराव चल रहा है। बीजेपी यहां से मुर्जी पटेल को टिकट देने पर अड़ी है, तो शिंदे स्वीकृति शर्मा को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। स्वीकृति शर्मा के पति प्रदीप शर्मा एंटीलिया पर हुए धमाके के मामले में आरोपी हैं। एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके चलते बीजेपी स्वीकृति शर्मा का विरोध कर रही है। साफ है, महायुति में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र एमवीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्दी ही हो जाएगी। तो झारखंड में तो लिस्ट भी जारी हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने एक के बाद एक 2 लिस्ट जारी कर दी है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज है। तो पार्टी ने किन चेहरों पर लगाया दाव, किसे कहां से दी टिकट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में लगातार बीजेपी को लग रहे झटकों के बीच जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन फिर से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दूसरी लिस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक नाम को शामिल किया गया है और वो नाम है सांसद महुआ माझी का, जो कि रांची से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि जहां एक और जेएमएम लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, तो वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते आते बीजेपी की हालत खराब होती हुई दिख रही है, क्योंकि हाल ही में जेएमएम ने बीजेपी के कई नेता झटक लिए हैं, जिसमें लुइस मरांडी का भी नाम शामिल है। लुइस मरांडी को बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारना चाहती थी, लेकिन जेएमएम ने ये होने नहीं दिया। बताते चलें कि झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें 13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव मैदान में उतरा है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव से पहले निषाद पार्टी बीजेपी के गले की फांस बनती जा रही है। दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। तो किन सीटों पर फंसा पेच, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल विधानसभा उपचुनाव में सीटों की हिस्सेदारी के लिए दांव पेच में जुटे हुए हैं। इसमें खासकर निषाद पार्टी का पेच अभी तक फंसा हुआ है। सोमवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संजय निषाद की बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। वहीं अब निषाद पार्टी के साथ सीटों के मसले को सुलझाने का जिम्मा नड्डा ने बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल को दिया है और अब सुनील ने संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद के साथ बैठक की, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये बैठक भी बेनतीजा निकली। संजय निषाद और उनकी पार्टी इन दोनों ही सीटों को लेकर अड़ गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुनील बंसल ने दोनों सीटों को लेकर संजय निषाद से पूरी डिटेल ले ली है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि वे इस मुद्दे पर पीएम मोदी के दिल्ली लौटने पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो अभी देश से बाहर है।
अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी संजय निषाद को मझवा और कटहरी की सीट देगी या फिर महज आश्वासन ही दिया है, क्योंकि निषाद के तेवरों से लग रहा है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए उपचुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। यूपी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो बिहार एनडीए में भी टकराव खुलकर सामने आता दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जिसका असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी दिख रहा है। इसे लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को घेर लिया है। इन दिनों बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बड़ी चेतावनी दी है। लालू ने कहा कि उनके रहते कोई भी सांप्रदायिक टकराव नहीं करा सकता, क्योंकि हम सब एक हैं। लालू ने गिरिराज पर आरोप लगाया कि वो इस तरह की बातें करने के आदी है। गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है, वे इसी तरह की बातें बोलते रहते हैं, उनकी बातों में बस मैं है। नीतीश कुमार जी के राज में आखिर बीजेपी के सांसद और गिरिराज सिंह इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं लोग। तो नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का हैबिचुअल आदमी है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग रहते सर। एसपी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। इसी के साथ लालू ने आरोप लगाया कि बिहार में जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार ही हैं। दरअसल गिरिराज सिंह ने सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बहुल्य जिलों में जाकर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। गिरिराज ने अपनी यात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया। इस यात्रा के दौरान अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इस बयान के बाद से जहां गिरिराज सिंह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं अब एनडीए भी बुरी तरह से घिर गया है। एनडीए बिहार में भी मुश्किल में दिख रहा है। बीजेपी की रणनीति से उसके सहयोगी भी परेशान हैं। तो मणिपुर में बीजेपी का दांव उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब कहा जा रहा है कि जल्दी ही मणिपुर में बड़ा बदलाव होने वाला है। मणिपुर की जनता लंबे वक्त से बेहाल है, लेकिन चाहे वो एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, कोई भी प्रदेश की जनता को राहत नहीं दे पा रहा। राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और खबर ये आ रही है कि इस नाकामयाबी के चलते अब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपना पद गंवाना पड़ सकता है। राज्य में बीजेपी के 32 विधायक हैं और इनमें से 19 ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और केंद्रीय नेतृत्व को साफ कर दिया कि बीरेन को हटाए बिना प्रदेश में शांति नहीं आ सकती। जिसके बाद चर्चाएं ये चल रही है कि बीजेपी हाईकमान इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने से पहले ही बीरेन सिंह को पद से हटाया जा सकता है। सीएम बीरेन सिंह और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी को दिल्ली भी बुला लिया गया है और अगले 2 दिन में ही इस पर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने सीएम पद के लिए 4 नेताओं के नाम तय किए हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चित है। हाल ही में कुकी मैतेई के विधायक दिल्ली आए थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने लंबी बैठक भी की और इस दौरान कुकी विधायकों ने शांति के लिए पहली शर्त बीरेन सिंह को हटाने की रखी थी। वहीं मैतेई विधायकों ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद सत्ता में बदलाव अब तय माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह मोदी सरकार की विफलता को छिपाने का प्रयास है, क्योंकि प्रदेश की जनता की नाराजगी केवल राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से भी उतनी ही है, खासकर पीएम मोदी से, क्योंकि लाख बुलाने पर भी पीएम ने अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
छत्तीस का आंकड़ा वाले अमित शाह और संजय राउत आपस में मिल गए हैं क्योंकि चुनाव हैं। वही संजय राउत जिन्हें महीनों जेलों में डाला गया था, इस बार उनके सत्ता में आने की उम्मीद को शाह ने भांप लिया है। यही तो है, आएगा तो मोदी ही फॉर्मूला। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।